नमस्कार साथियों, एग्जामपुर परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिलावर सिंह परिहार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो चलिए साथियों, फटाफट इस बहुत ही शानदार हमारे बायोलॉजी के सेशन में सभी लोग जुड़ जाइए साथियों, ठीक है। जिसमें हम लास्ट क्लास में आपका डिस्कस कर रहे थे साथियों। लास्ट क्लास में हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को आपका स्टार्ट किया था साथियों, ठीक है। तो उस सिस्टम को आज की क्लास में साथियों अब हम कंटिन्यू करेंगे साथियों। तो फटाफट साथियों इस सेशन को आप सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए। मेरे जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो फटाफट इस सेशन को सबसे पहले लाइक और शेयर कर दो साथियों, ठीक है। सभी एमपी के स्टूडेंट्स को नर्मदे हर, जय महाकाल। चलिए तो फटाफट साथियों आप सेशन को शेयर कर जुड़ जाइए इस बहुत ही शानदार सेशन के साथ। चलिए तो एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल कोड कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। और जब तक नहीं लगती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं लगती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो जी हां साथियों, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए और इस दीपावली मेरे साथियों, इस दीपावली अपने आप से साथियों, ठीक है, अपने आप से एक वादा करो कि भाई अगली दीपावली आने तक या फिर भी जब भी आपने जो भी आपने गोल डिसाइड किया है साथियों उसे आप अचीव करोगे। समझ आ रही मेरी बात ना? और लगातार निरंतर मेहनत करेंगे साथियों तो निश्चित तौर पर साथियों इस दिवाली एक प्रण लीजिए आप सभी लोग, एक इस तरीके से एक प्लेज लीजिए कि हां मुझे इस चीज के पीछे मैं लगा हुआ हूं, चाहे वो आपकी किसी भी वैकेंसी की जॉब हो साथियों, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, जिस चीज भी या जिस भी आप एक तरीके से बोल सकते हैं एग्जाम का आपने एम बना रखा है, आप उसे क्या कर लो साथियों, प्राप्त कर लो। यही मेरी बहुत सारी आपको शुभकामनाएं हैं और इसके लिए साथियों आप एक तरीके से एक प्रतिबद्ध तरीके से अब लग जाइए, जिसमें आपका एमपी एग्जामपुर परिवार और सारा एग्जामपुर परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है साथियों। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के साथियों इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं साथियों। तो लास्ट क्लास में मेरे साथियों हम पढ़ रहे थे आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है, मतलब आपके मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे साथियों, ठीक है। तो लिख लेते हैं आपका ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ना आपका शुरू किया था साथियों और इस सिस्टम के अंतर्गत साथियों हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर सबसे पहले साथियों हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था। किस चीज के बारे में मेरे साथियों? तो इस ब्लड के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि भाई विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस सिस्टम की डिस्कवरी की और सिस्टम में मेनली जिस चीज का आपका फंक्शन है साथियों वो फंक्शन किसका है? आपके ब्लड का है। तो हमने सबसे पहले आपके ब्लड को पढ़ना आपका स्टार्ट किया था, जिसमें साथियों हमने देखा था कि आपका जो ब्लड है कितने पार्ट में डिवाइड होता है साथियों। तो आपका जो ब्लड है साथियों आपका 4 पार्ट में डिवाइड होता है, प्लाज्मा, WBC, RBC और प्लेटलेट, जिसमें साथियों हमने प्लाज्मा को एक तरीके से पढ़ना शुरू कर लिया था। सारे कंपोनेंट्स मैंने बता दिए थे कि प्लाज्मा में कौन कौन सी चीजें पाई जा रही है, सारी चीजें। जिन भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज जाकर देखें। आज मैं आपको बताने वाला हूं साथियों, हम पढ़ रहे थे आपके प्लाज्मा के कार्य सबसे पहले, ठीक है। हम पढ़ रहे थे प्लाज्मा के कार्यों के बारे में पढ़ रहे थे साथियों, प्लाज्मा के कार्य पढ़ रहे थे, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा पढ़ रहे थे, ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा हम पढ़ रहे थे साथियों। तो इस फंक्शन ऑफ प्लाज्मा में सबसे पहला फंक्शन मैं बता चुका था साथियों कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, भोजन का आपका परिवहन। और मैंने आपको कहा था साथियों कि आप बताएंगे साथियों कि भाई दूसरा जो फंक्शन था उसके बारे में। चलिए तो आज हम साथियों इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो दूसरा फंक्शन था वो क्या था, कि भाई भोजन का परिवहन करते करते ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है साथियों, ठीक है, मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 भी ये करता है, याद रखिएगा साथियों, ठीक है। अब कैसे करता है, क्यों करता है, उस चीज के बारे में मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं साथियों कि भाई हमने आज कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी रखे हैं साथियों, जैसा कि हम रोज करते हैं। हमारी उस दिन महामैराथन की क्लास में लगभग साथियों आपके 12 से 15 प्रश्न आपके रह गए थे, तो उन्हें मैं आज सॉल्व कराऊंगा। बड़े ही शानदार है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, उन्हें भी हम लास्ट में क्या करेंगे, अपने डिस्कशन में लेंगे साथियों, करेक्ट है। चलिए
अब यहां पर साथियों अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की, तो देखेंगे कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। कौन साथियों? कौन? आपका प्लाज्मा। ठीक है, देखेंगे कैसे प्लाज्मा आपका कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट करने का मतलब समझो सबसे पहले साथियों, फिर आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। सपोज मेरे साथियों ये आपकी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये साथियों आपकी ह्यूमन बॉडी है, करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से हमने ह्यूमन बॉडी बना दी। अब देखो मेरे साथियों, इस ह्यूमन बॉडी में देखिए, आप सभी जानते हैं कि आपके ये जो हाथ है, ये जो हैंड है, इसके लास्ट हिस्से पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, यहां भी बनेगी, यहां भी बनेगी और यहां भी, और इस तरीके से बॉडी के बिल्कुल एंड पोर्शन में हर जगह पर CO2 आपका क्या होगा मेरे साथियों? आपका CO2 बनेगा, करेक्ट है। लेकिन साथियों हर ऑर्गन CO2 को क्या कर सकता है? रिलीज नहीं कर सकता। बाहर रिलीज कौन करेगा? आपके लंग्स रिलीज करेंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि यहां बन तो जाएगा आपके ब्रेन में भी और पैर में भी और हाथ के लास्ट पॉइंट में भी, हर जगह पर हर एक सेल पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन तो जाएगा, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करना, बॉडी से बाहर क्या करना, आपका रिलीज करना, इसका काम आपके लंग्स करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा मेरे साथियों? अगर लंग्स करते हैं तो अल्टीमेटली आपको क्या करना रहेगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड को आपके ब्रेन वाली, हैंड वाली, दूसरे हैंड वाली, लेग्स वाली सारी कार्बन डाइऑक्साइड को आपको कहां तक पहुंचाना रहेगा साथियों? आपके लंग्स तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि भाई निकलने का रास्ता वहीं से है। पूरी बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्रेन से, आपके नीचे वाले हिस्से से, ठीक है ना, सारी जगह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनेगा पूरी बॉडी में, लेकिन वहां से उसको क्या होगा? निकलने का पता चले यहां बना, यहां से वो एक्सक्रीट निकल नहीं सकता, यहां से वो क्या नहीं हो सकता? बाहर नहीं निकल सकता। उसे बाहर निकालने के लिए साथियों आपका लंग्स है, ठीक है, लंग्स है, वहां से बाहर निकलेगा पूरी बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए क्या होता है साथियों, जब कार्बन डाइऑक्साइड, सुनिए मेरी बात, होता क्या है, सुनो मेरी बात पूरा एक तरीके से, पहले मैकेनिज्म समझो ताकि आपके माइंड में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे साथी, क्योंकि कई मेरे साथी ऐसे होंगे जो आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के होंगे तो उन्हें समस्या जा रही होगी, मुझे पता है, लेकिन टेंशन मत लो। देखो साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में छोटी छोटी सेल्स पाई जाती है, ठीक है, और आपको पता है कि जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एक जगह से नहीं बनता, हर एक सेल से बनता है। अगर आरबीसी को छोड़ दिया जाए, रेड ब्लड सेल्स को छोड़ दिया जाए, तो हर जगह से CO2 रिलीज हो रहा है। आरबीसी क्योंकि वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है साथियों, इस वजह से वहां पर आपको मैं बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करता है हमारा आरबीसी। बाकी हमारी बॉडी की हर सेल क्या करती है? CO2 रिलीज करती है। सपोज मान लीजिए, देखिए अब मैं कह रहा हूं कि आपका ब्रेन वाले हिस्से पे भी CO2 बनेगा। इसका मतलब यह है कि ब्रेन में जितनी भी बिलियन सेल, आप ये मत सोचिए कि हमारे शरीर का कोई ऑर्गन CO2 रिलीज करता है या कोई टिश्यू रिलीज करता है, सेल रिलीज करती है। अच्छा, सेल रिलीज करेगी तो अल्टीमेटली आप उसे टिश्यू और ऑर्गन भी कह सकते हो, ठीक है। मतलब जो सबसे छोटी यूनिट है, मैंने सेल बोला है कि भाई एक कोशिका, एक सेल आपका CO2 रिलीज कर रही है, ठीक है। मतलब बिलियंस ऑफ सेल, एक्चुअल में जो आपको दिखता है एक बार में आप CO2 बाहर निकालते हो, वो आपकी 6 से 7 ट्रिलियन जो सेल है हमारे शरीर में, उन सबका इकट्ठा CO2 आप रिलीज करते हो। समझ आ रही मेरी बात? मतलब CO2 आपके शरीर में, जैसे सपोज मैंने बोला लिवर, तो लिवर की जितनी भी सेल होगी, ठीक है, वो इकट्ठा CO2 आपका क्या करेगी? बनाएगी, और फिर वो क्या होगा? आपका लंग्स तक पहुंचेगा। आपकी किडनी हो गई, आपके जितने भी ऑर्गन हो गए, वो आपका CO2 क्रिएट करेंगे मेरे साथियों, ठीक है, और फिर वो इकट्ठा होकर वो CO2 हमारी बॉडी के बाहर जाएगा। कैसे जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा, वो बता रहा हूं। उससे पहले ये समझो, देखो बनता कैसे, उसका रीजन समझो मेरे साथियों। देखिए, मान लीजिए आपकी कोई सेल है और बीच में क्या है साथियों? ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ही चारों तरफ आपको पता है कि इस तरीके से आप जानते हैं कि भाई इस तरीके से आपका माइटोकॉन्ड्रियास पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं मेरे साथियों? माइटोकॉन्ड्रियास। अनकाउंटेबल बहुत सारे स्ट्रक्चर किसके मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मिलते हैं। अब सुनो मेरी बात, आप सभी को पता है कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया है, तो आप सभी को यह बात पता है कि हमने भोजन, जो आपका फूड है, ठीक है, सभी साथी कमेंट कर दे मेरे कि सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। अब सुनो मेरे साथियों, होता क्या है एक्चुअल में, CO2 बनता कैसे है आप सभी को पता भी है, और मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं। आपने खाना खाया, वो छोटी आंत से आपका क्या हो गया? आपका फूड छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर C6H12O6 मतलब आपके ग्लूकोज के फॉर्म में साथियों कहां पर चला गया? ग्लूकोज के फॉर्म में वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आपकी सेल पर पहुंचा, करेक्ट। दूसरी चीज, अगली तरफ से आपने जो आपका ऑक्सीजन जो आपने लिया, वो भी क्या हुआ? आपकी सेल के अंदर पहुंचा, ठीक है। तो ये दोनों मेरे साथियों, आपने जो आपका फूड खाया, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में गया, ब्लड के प्लाज्मा में गया। बता चुका हूं भोजन का परिवहन, मतलब प्लाज्मा, अल्टीमेटली प्लाज्मा इसको कहां लेकर आया साथियों? आपकी सेल में।
इसी तरीके से ऑक्सीजन आरबीसी के साथ बैठकर आपका, ठीक है, ये प्लाज्मा के साथ बैठकर और ये आरबीसी के साथ बैठकर कहां पहुंचा साथियों, आपकी सेल में, और दोनों की मुलाकात हुई आपके माइटोकॉन्ड्रिया वाले हिस्से में। किस किस की मुलाकात हुई? एक तरफ से C6H12O6 मेरे साथियों, C6H12O6, ठीक है। अब ये भी आपका ब्लड के अंदर है और ये भी आपका ब्लड के अंदर है अल्टीमेटली, कि देखो ये सेल है, ये ब्लड है, ब्लड आया, ब्लड ने ऑक्सीजन फेंक के मारी सेल के अंदर, समझ आ रही मेरी बात ना। अब देखना, अब जो सेल है उस ऑक्सीजन का कैसे यूज करके अब सेल ब्लड को क्या देगी, मतलब अल्टीमेटली आप ऐसा समझ सकते हैं साथियों कि भाई ये आपकी सेल है, ये आपका ब्लड है, ब्लड ने सेल के अंदर फेंका ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या होगा, ये ब्लड आपका फ्लो हो रहा है, फ्लो होते होते ऑक्सीजन दिया उसने, ब्लड ने एक सेल को ऑक्सीजन दिया, सेल ने एक्टिविटी की और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को वापस दिया। तो सुनो, ये सेल है, जब सेल ने ऑक्सीजन दिया, किसको ऑक्सीजन दिया साथियों, आपकी सेल को, ठीक है। मतलब जब ब्लड ने आपकी कोशिका को ऑक्सीजन दिया तो देने वाला बंदा ही आपका कौन था, आरबीसी था। और जब कोशिका ने वापस कार्बन डाइऑक्साइड दिया तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड आपके प्लाज्मा वाले हिस्से में जाएगा, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि ऑक्सीजन आरबीसी दे रहा है किसको, सेल को, और सेल जब CO2 देगा ना तो उसे प्लाज्मा रखेगा, ना कि आरबीसी रखेगा। सिंपल सी बात। देखो, ग्लूकोज आया, ऑक्सीजन आया, माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन हुई, दोनों के बीच में रिएक्शन हुई साथियों। अब रिएक्शन होने के बाद साथियों बना क्या, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस 6 H2O बना प्लस 38 ATP बने। अब देखो साथियों, इसमें से देखो जो 38 ATP है वो तो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक गैसीय फॉर्म में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, क्या बन गया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 बन गया है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कहां पर भेजेगा, जहां से ऑक्सीजन आई थी। ऑक्सीजन भी किसने दिया था, आपका रक्त ने दिया था। ब्लड के अंदर आरबीसी ने ऑक्सीजन दिया माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया वापस आपका ब्लड को क्या देगा साथियों, CO2 देगा। अब देखो यहां पर ब्लड के अंदर आरबीसी ने ऑक्सीजन दिया था, लेकिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में जाएगा तो ये प्लाज्मा में जाएगा। कहां पर जाएगा साथियों, प्लाज्मा में। मतलब ऑक्सीजन को सेल में लाने का काम किया किसने किया साथियों, आरबीसी ने किया, पहली चीज। दूसरा, सेल में बनी कार्बन डाइऑक्साइड जब वापस ब्लड में गई तो आरबीसी ने बोला भाई हम ऑक्सीजन देते जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे नहीं, तो उस समय प्लाज्मा आया। मतलब सिंपल सी बात यह है कि आपका ब्लड है, ब्लड में आपका आरबीसी ने सेल को ऐसे फेंकी ऑक्सीजन, समझ आई, मैं आरबीसी हूं, मैंने फेंकी ऑक्सीजन, सेल के अंदर ऑक्सीजन गई और कार्बन डाइऑक्साइड जब वापस आई तो आरबीसी हट गया, उसकी जगह पे प्लाज्मा आ गया। तो वापस आई कार्बन डाइऑक्साइड को प्लाज्मा ने क्या किया, एक्सेप्ट किया और प्लाज्मा लेकर उसको जा रहा है, ठीक है। मैं इस तरीके से आया, किसको लेकर आया साथियों, मैं लेकर आया मैं मान लीजिए आरबीसी हूं, ऑक्सीजन मैंने फेंका सेल के अंदर ऑक्सीजन, और मैं आगे निकल गया क्योंकि और भी ऑक्सीजन देना है। करेक्ट है मेरी बात, मैं आगे निकल गया। अब जब सेल में ये एक्टिविटी हुई बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब सेल बोलेगी ठीक है अब कार्बन डाइऑक्साइड वापस लो, तो आरबीसी आगे निकल गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेने कौन आया, प्लाज्मा ने बोला ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड हमको दे दो, और प्लाज्मा चला गया। मतलब सिंपल सी बात है, आपका जो आरबीसी है वो आएगा, ऑक्सीजन देगा और निकल जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेने की बारी आएगी तो प्लाज्मा आके लेगा। इसीलिए हमेशा याद रखना, आरबीसी को देने का काम कौन करता है, आरबीसी मतलब ऑक्सीजन को देने का काम कौन करता है, आरबीसी। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाने का काम कौन करता है साथियों, प्लाज्मा। तो अल्टीमेटली ये बोल सकते हैं कि फेफड़े से, लंग्स से जब ऑक्सीजन अंदर आती है तो उस ऑक्सीजन को आरबीसी बॉडी की तरफ लेकर जाता है, और इसके उल्टा बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो CO2 को आपके वापस हार्ट में लाने का काम प्लाज्मा करता है। इतना याद रखना, चीजें समझ में आ रही हैं। तो इस तरीके से जब एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके कहां पर आएगा, जंप करेगा प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से रिएक्ट करके वापस हार्ट की तरफ जाएगा। तो बिल्कुल मुझे एक पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आरबीसी ऑक्सीजन बॉडी की तरफ, ठीक है। दूसरी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के साथ हार्ट की तरफ। इतना अब क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब सुनो कैसे इसका क्या होता है साथियों, परिवहन होता है इस कार्बन डाइऑक्साइड का। तो समझो यहां पर देखो, सबसे पहले आप सभी को पता है करता है प्लाज्मा है, तो देखो प्लाज्मा से ही आपको रिलेट करना है। प्लाज्मा का 90% पार्ट क्या होता है साथियों, वाटर का होता है, जल का होता है, ठीक है, वाटर का होता है। तो अब देखो क्या होगा, अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। देखो कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बाहर आया तो उसको कौन मिला बैठाने के लिए, कौन उसको लेके जाने वाला है साथियों, आपका कौन लेके जाने वाला है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा मतलब वाटर,
क्योंकि प्लाज्मा का 90% भाग वाटर का है, मतलब वो रिएक्टिव पार्ट जो है वो वाटर है प्लाज्मा का, ठीक है। रिएक्टिव पार्ट कौन है? वाटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड साथियों वाटर से रिएक्ट करेगा, किसके वाटर से? तो नीचे लिख लो, प्लाज्मा के वाटर से रिएक्ट करेगा और साथियों क्या बनाएगा? H2CO3। देखो ये H2 यहां पर आ गया, ये H2 आ गया, CO2 था, एक और जोड़ दो तो CO3 बन जाएगा। H2CO3 बनाएगा। सबसे पहले प्लाज्मा खड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड आया, वाटर से रिएक्ट किया प्लाज्मा के, और क्या बना लिया साथियों? CO2 ने उस प्लाज्मा के H2O से रिएक्ट करके H2CO3 बनाया, जिसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कार्बोनिक एसिड कहते हैं उसे। समझ आ रही है मेरी बात ना? तो समझो यहां पर मेरी बात कि भाई जो कार्बोनिक एसिड है मेरे साथियों, जो कार्बोनिक एसिड है वो कैसे बना? कार्बन डाइऑक्साइड ने H2O से रिएक्ट किया और H2CO3 बनाया कार्बोनिक एसिड। अब आप कहेंगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन करने में, अब यहां पर तो विषैला कार्बोनिक एसिड बन गया, टॉक्सिक कार्बोनिक एसिड बन गया। सभी को समझ में आ रहा है? कमेंट करते जाइए साथियों, ठीक है, कमेंट करते जाइए। और आप एक तरीके से जो भी डाउट हो क्लास के लास्ट में बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा साथियों, ठीक है। अब चूंकि क्या है साथियों, थोड़ा सा आपको कोर्स में तेजी लाना है तो फटाफट चीजें समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, और आशा करता हूं चीजें समझ में आ रही होगी। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड ने H2O से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाया। ये तो वही बात हो गई कि भाई कुएं से निकले तो खाई में गिरे, मतलब कि सर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक टॉक्सिक चीज है, हमारी बॉडी में रहेगी तो O2 का लेवल कम हो जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो CO2 को हम बाहर निकालने के चक्कर में हमने तो एक टॉक्सिक चीज और बना ली, कार्बोनिक एसिड बना लिया। अब अगर मान लीजिए इतना सारा CO2 अगर प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी में, इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और आपका प्लाज्मा भी काफी क्वांटिटी में है, तो लगातार कार्बोनिक एसिड बनने से हमारी मृत्यु क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है साथियों? क्योंकि सुनो, ये कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में बहुत ही कम टाइम के लिए रह पाता है, इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है तुरंत एट अ टाइम। कैसे? सुनो, जैसे जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में एंटर करता है तो बेशक सबसे पहले H2O से रिएक्ट करके H2CO3 या कार्बोनिक एसिड बनाता है, लेकिन एट अ टाइम, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि भाई कहीं, अगर मैं ब्लड की बात करूं साथियों, तो इस तरीके से मैं एक आपका ब्लड की एक ड्रॉप बना के आपको समझा देता हूं, ठीक है। एक ड्रॉप में हम समझते हैं कि अगर मैं इस ब्लड की बात करूं तो इस ब्लड में मेरे साथियों, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इस ब्लड में आपको प्लाज्मा भी देखने को मिलेगा, ठीक है, आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसी भी, प्लेटलेट भी, इसके साथ साथ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये भी देखने को मिलेंगे। तो मतलब ये सारी चीजें क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है। कनेक्ट है मतलब कहीं बाहर से तो रिलीज नहीं हो रही, ब्लड के अंदर ही है। तो जैसे ही ब्लड के अंदर कार्बोनिक एसिड बनेगा, जैसे ही ब्लड के अंदर, मतलब इस ड्रॉप के अंदर आप समझ लो कि बन गया कार्बोनिक एसिड भी बन गया। मतलब ये ड्रॉप से मैं समझाना चाह रहा हूं, ये पूरा ब्लड है और पूरी चीजें इसके अंदर है। अब इस ड्रॉप के अंदर मान लीजिए कार्बोनिक एसिड भी ऐड कर दो, बना हुआ है, लिख दो कार्बोनिक एसिड। समझ आ रही मेरी बात? कार्बोनिक एसिड। तो अब देखो, अब इस ब्लड के अंदर कार्बोनिक एसिड भी बन गया है, तो अब कार्बोनिक एसिड से क्या होगा साथियों? प्लाज्मा से तो रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना है। अब देखो, इस कार्बोनिक एसिड से हमारे आयंस रिएक्ट करेंगे। कौन कौन से? पोटेशियम और कौन कौन से साथियों? आप बोल सकते हैं हमारे पोटेशियम और सोडियम आयन रिएक्ट करेंगे। कौन करेगा? पोटेशियम और सोडियम आयन रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है इस ब्लड के अंदर सोडियम भी है और आपका पोटेशियम भी है, और अब तो कार्बोनिक एसिड भी बन गया है। तो कहीं ना कहीं जब कार्बोनिक एसिड सोडियम और पोटेशियम के किसमें आएगा साथियों? इन आयंस, सोडियम और पोटेशियम के इन आयंस के जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, तो आपको पता है ये तो वैसे ही आयन है। आयन है मतलब क्या है साथियों? रिएक्टिव फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? रिएक्टिव फॉर्म में है। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे सोडियम प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बेचारा डोनेट कर सकता है किसी को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। पोटेशियम प्लस की बात करें तो ये भी क्या कर सकता है साथियों? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है साथियों? 19 होता है, और सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। तो अगर ये टूटेगा तो 2 8 और फिर 8 और फिर 1 में टूटेगा, और ये 2 8 और 1 में आपका। तो इस तरीके से लास्ट में 1 और 1 है, मतलब ये +1 वैलेंसी है इनकी। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं साथियों? ये
डोनेट कर सकते हैं, रिएक्टिव फॉर्म में है, तो बिना किसी देरी के, मतलब आप ये मत सोचो कि कार्बोनिक एसिड बनेगा फिर सोडियम कहीं से दौड़ लगाकर आएगा और बोलेगा रुको अब रिएक्ट कर रहे हैं। इंस्टेंट CO2 ने जैसे H2 से रिएक्ट की, जैसे ही कार्बोनिक एसिड बना तुरंत आयन तो भाई घूम ही रहे हैं रिएक्ट करने के लिए, पता चल गया कि भाई रिएक्ट यहां किया जा सकता है रिएक्ट, तुरंत वो लोग रिएक्ट कर जाएंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे सुनो, तो मेरे साथियों जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड H2O से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, तुरंत आपके सोडियम और आपके पोटेशियम आयन आपके कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट कर जाएंगे। देखो कैसे, देखो सबसे पहले सोडियम आयन आएगा साथियों, सोडियम आयन क्या करेगा, इस H2CO3 से रिएक्ट करने जब आएगा साथियों, तो देखो ये H2CO3 साथियों अपना एक H+ डोनेट कर देगा और ये किस फॉर्म में आ जाएगा, आपका H+CO3 के फॉर्म में आ जाएगा मेरे साथियों। समझ आ रही है मेरी बात, मतलब एक तरीके से एक H+ ये अपना क्या कर देगा, एक तरीके से छोड़ देगा साथियों, माइनस मतलब यहां से जा रहा है ये, और प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एक तरीके से उस पे साइन रहता कभी माइनस का नहीं रहता, हाइड्रोजन आयंस हमेशा प्लस में रहते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करते हैं वो, या तो कोवेलेंट है ना। तो यहां पर क्या है साथियों, H+ आपका हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, एक हाइड्रोजन इसने छोड़ा और एक के साथ अब ये रह रहा है। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन यहां छोड़कर गया है इसके ऊपर भी कितना प्लस है, एक प्लस है, मतलब इसकी वैलेंसी भी +1 है, सोडियम की वैलेंसी भी आपकी +1 है। तो अब क्या सोडियम इसकी जगह ले सकता है, अरे भाई लेने के लिए ही तो अलग किया है उसको उसने। समझ आ रही बात, ये सोडियम, ये MPPCS का प्रश्न है साथियों, MPPCS मेंस पे आया था साथियों, ये 6 मार्कर का क्वेश्चन था कि भाई हमारे ब्लड में सोडियम और पोटेशियम आयन की भूमिका बताइए, आयन की भूमिका बताइए, इस तरीके से प्रश्न आपका आ चुका है MPPCS में, इसमें 6 मार्कर था साथियों, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम आयन का जो क्या रोल है, किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, उससे रिलेटेड थे। तो यहां पे देखो साथियों आपको समझ में आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंस है। अब फटाफट कमेंट कर दो कि सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। तो अब समझो यहां पर क्या होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब मेरे साथियों ये जो आपका सोडियम है, ये यहां पर आएगा Na, ठीक है, HCO3, ये पूरा पैरा उठ के यहां पर आ जाएगा HCO3, NaHCO3 बन जाएगा मेरे साथियों। और एक H अभी ये जो आपका घूम रहा है, इसका भी मैं बताऊंगा, अकेला नहीं रहेगा ये, इसका भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये अकेला नहीं रहेगा, कहां पर जाएगा वो हम जानेंगे। तो यहां पर NaHCO3 बना मेरे साथियों। अब इस NaHCO3 को आप किस नाम से जानते हैं, Na मतलब होता है सोडियम, H फॉर प्रोनाउंसिएशन आपका बाई, और CO3 मतलब कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट बनाएगा साथियों, और सोडियम बाई कार्बोनेट को ही तो बोलते हैं खाने का सोडा, ठीक है, आपका कहते हैं ना कुकिंग सोडा। किसे कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट को। याद रखिएगा खाना बनाने कौन आता है, आपकी बाई आती है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट ही तो है साथियों खाने का सोडा। तो क्या अब सोडियम बाई कार्बोनेट नुकसान पहुंचाएगा आपकी बॉडी को, नहीं पहुंचाएगा। समझ आ रही है मेरी बात, क्या सोडियम बाई कार्बोनेट नुकसान पहुंचाएगा साथियों, नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली खाने का सोडा ही है ना। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में अगर हम आपके कहां तक पहुंचाते साथियों, आपके हार्ट तक पहुंचाते, तो प्रॉब्लम हो जाती, पूरी बॉडी में आपका क्या बनने लगता, कार्बोनिक एसिड, तो क्या हो जाता, मृत्यु हो जाती है आपकी। तो उस कार्बोनिक एसिड को बैलेंस कैसे किया जाए साथियों, तो सोडियम आता है और सोडियम आपका इस H2CO3 के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है NaH, क्या बनाता है साथियों, NaHCO3 बनाता है साथियों। और ये जो NaHCO3 बना हुआ है इसे कहते हैं खाने का सोडा। अब ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा साथियों। तो आप किताब उठा लेना कोई भी, और अगर आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्या है साथियों, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस फॉर्म में होता है, तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी भी किताब से पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा रहेगा बुक में मेरे साथियों, कि भाई मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में होता है, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में।
या फिर बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। हाँ, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में होता है, लेकिन 7% होता है। मतलब अगर 100% अगर आपका कार्बोनिक एसिड बना है साथियों, तो जो आपका 93% कार्बोनिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट में। 7% के करीब कुछ रहता है, तो वो उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं रहता है। इसी टाइप से आपका पोटेशियम का रिएक्शन करा दो। अब अगर पोटेशियम आपका K+ पोटेशियम अगर रिएक्ट करेगा साथियों, किससे रिएक्ट करेगा? ये H2CO3 से रिएक्ट करेगा साथियों। तब बनने वाली चीज क्या होगी? बिल्कुल आसान है मेरे साथियों, KHCO3 बन जाएगा। इसे क्या कहेंगे? KHCO3 को क्या कहेंगे मेरे साथियों? तो इसे मैं कह सकता हूं K फॉर पोटेशियम बाई कार्बोनेट, पोटेशियम बाई कार्बोनेट। अब यहां पर क्या होगा? ये भी क्या करेगा? आपका एक H+ कहीं और चला जाएगा और H+CO3 आपका यहां पर बच जाएगा। तो यहां पर भी साथियों सेम चीज आ रही है, बाई कार्बोनेट यहां भी आ रहा है साथियों, और साथियों बाई कार्बोनेट यहां भी आ रहा है। तो सिंपल सी बात है साथियों कि सोडियम और पोटेशियम साथियों क्या करेंगे? आपका सोडियम और पोटेशियम साथियों क्या करेंगे? आपका कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में आपका हेल्प करेंगे, और विषैले और टॉक्सिक किसको? आपके कार्बोनिक एसिड को क्या करेंगे साथियों? वो बैलेंस करने में मदद करेंगे, ताकि आपकी बॉडी में CO2 बहुत आसानी से क्या हो जाए साथियों? बॉडी के बाहर निकल जाए। अब पोटेशियम और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों ही नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जैसे ही सेल से CO2 रिलीज होगी, फटाफट रिएक्ट होगा, सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनके एक पैर से, दूसरे पैर से, एक हाथ से, दूसरे हाथ से और ब्रेन से फटाफट चारों तरफ से लेके कहां पहुंच जाएंगे? कहां पहुंच जाएंगे साथियों? ये पहुंच जाएंगे आपके हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, और लंग में जाने के बाद क्या होगा साथियों? लंग में जाने के बाद कुछ नहीं होगा साथियों। याद रखना है कि भाई सोडियम आपका बॉडी में ही रह जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन आपका बॉडी में ही रह जाएगा, और यहां से CO2 आपका रिलीज हो जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। मतलब ये वापस से क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा आपका, और ब्रेकडाउन होने पे क्या होगा साथियों? ये जो आपका NaHCO3 है ये टूट कर Na वापस बॉडी में, Hb और आपका क्या? CO2 साथियों यहां से क्या हो जाएगा? CO2 क्या हो जाएगा साथियों? आपका यहां से आपका बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब साथियों अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बेचारा जो हाइड्रोजन है अब ये कहां पर जाएगा? क्योंकि भाई ये जुड़ा तो था बॉडी में। अब ये ऐसा करते 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 मान लीजिए दिन भर अगर आपने CO2 रिलीज की, तो हर बार क्या होगा? H+ आयन बनेगा साथियों। तो ये H+ आयन हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बन जाएंगे, तो दिक्कत है, क्योंकि हर बार प्रोसेस होगी तो H+ कहां जाएगा? H+ कहां जाएगा? तो अब सुनिए H+ कहां जाएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। H+ कहां जाएगा? सुनो, Na कहां से आया? ये सोडियम कहां से आया साथियों? नमक से आया, लिख दो। NaCl से आया Na। तो जब NaCl बॉडी में आया तो ये 2 पार्ट में टूट गया साथियों। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में टूट गया, Na+ और Cl-। तो देखो Na तो यहां पर यूटिलाइज हो गया कि नहीं हो गया? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं ये H और H जो एक्स्ट्रा है ये कहां जाएगा? NaCl से Na आया था, राइट, बिल्कुल नमक ही स्रोत है ये तो, आप इसमें तो आप कोई दो राय नहीं कि सोडियम कहां से आया? कहां से आया साथियों? नमक से ही आया। क्लियर है मेरी बात ना? मतलब जो भी आपने क्या खाया है, सॉल्ट वगैरह खाया है साथियों, तो उससे आपको क्या मिला है? उससे आपको मिला है आपका क्या कहते हैं? Na, मतलब सोडियम। तो सोडियम यहां यूज हो गया, बचा Cl साथियों। अब ये अकेला Cl यहां अकेला है, यहां पर क्या है? हाइड्रोजन अकेला है। तुम भी अकेले, हम भी अकेले, दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। क्यों रिएक्ट कर जाएंगे? Cl- है, H+ है, H+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन H के पास ज्यादा है डोनेट करने के लिए, Cl- मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, दोनों कंबाइन हो जाएंगे। और अक्सर आपने तो देखा ही है, कोई नई चीज तो बनेगी नहीं, वो H आएगा प्लस वाला, ये Cl रहेगा माइनस वाला, और दोनों मिलके बना लेंगे साथियों HCl बना लेंगे। इसीलिए तो मेरे साथियों कहां पर HCl बनेगा? स्टमक में। स्टमक में। आपने ये सोचा है कि भाई कब, मतलब जो आपका HCl होता है वो कैसे बनता है, क्यों बनता है? तो इसी से बनता है। लगातार भाई डेली HCl बनता है आपकी बॉडी में, जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती तब तक। ऐसा है कि भाई 60 साल 70 साल के बाद HCl बनना बंद हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता ही रहता है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो क्यों बनता है? क्योंकि देखिए साथियों पूरी चेन है,
रेस्पायरेशन करोगे CO2 से आपका H+ निकलना ही है और नमक आपको लेना ही है साथियों, तो सोडियम और क्लोरीन मिल जाएगा और क्लोरीन अकेला रहेगा और यहां से H+ अकेला रहेगा। रेस्पायरेशन करोगे जब तक जिंदा रहोगे और जब तक जीवित रहोगे आप क्या करोगे, नमक का भी सेवन करोगे, सोडियम और क्लोराइड भी आप लोगे साथियों, तो कुछ नहीं होगा। कंटिन्यू प्रोसेस में HCl बनता रहेगा। किस कोशिकाओं में बनता रहेगा साथियों, किन सेल्स में बनता रहेगा, आप बता दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ये बनता रहेगा आपकी साथियों, जल्दी बताइए। दोनों नाम बताए हैं मैंने, जी हां, ऑक्जेंटिक सेल या फिर साथियों दूसरा नाम आपकी पैराइटल सेल। ठीक है, तो ऑक्जेंटिक सेल या तो पैराइटल सेल साथियों क्या बनाएगी, आपकी बनाएंगी साथियों HCl बनाएंगी। ठीक है, और ये HCl स्टमक में रहेगा। ठीक है, और क्या काम करेगा, स्टमक में पढ़ चुके हैं, कनेक्टिविटी है दोनों आपके टॉपिक्स के बीच में, और इवन मैं कहूं तो पूरे साइंस में ही कनेक्टिविटी है। अगर साथियों एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जैसे सिंपली आप लोग कहते हैं कि सर साइंस समझ नहीं आती है और जनरली मतलब कि मतलब समझ नहीं आते टॉपिक्स, तो देखिए साथियों साइंस बेसिकली समझने का फंडा यह है कि कनेक्टिविटी, मतलब कि कभी भी आप बिना कनेक्टिविटी की साइंस को नहीं सीख पाएंगे। अच्छा, इवन सबसे पहले क्या करना रहेगा, बायोलॉजी के टॉपिक्स के अंदर कनेक्टिविटी बनाओ, फिर बायो को साथियों केमिस्ट्री से जोड़ के उसके साथ कनेक्टिविटी बनाओ, फिर केमिस्ट्री और बायो को फिजिक्स से जोड़ के उससे कनेक्टिविटी बनाओ। ओवरऑल सारा आपका साइंस मजबूत हो जाएगा। कनेक्टिविटी का मतलब यह है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस को आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से भी जोड़ना है, जैसे हमने यहां पर जोड़ के देखा। ठीक है, इस तरीके से HCl बनता किसमें है साथियों, डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन एटलीस्ट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से ही वो बन रहा है HCl। हेल्प कहां कर रहा है, बन रहा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से, लेकिन हेल्प कहां कर रहा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। अच्छा, अब यहां पर साथियों देखो रिएक्शन की बात आ गई, सोडियम ने +1 था, हाइड्रोजन निकला, कैसे रिएक्ट किया, ये केमिस्ट्री की बात है। तो कहीं ना कहीं इंटरलिंक है साइंस अपने आप में। तो अगर आपको समझना है तो इंटरलिंक करना सीखिए साथियों, साइंस बड़ी ही आसान है। इंटरलिंक करिए, सबसे पहले तो स्पेसिफिक बायो के पूरे टॉपिक्स को इंटरलिंक कर लीजिए, फिर बायो में से केमिस्ट्री को इंटरलिंक करिए, और पूरी केमिस्ट्री को नहीं, कम से कम 5 से 6 टॉपिक, वैलेंसी, बॉन्ड, एसिड एंड बेस, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ये सब तो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर फिजिक्स से रिलेट कर लो, तो ओवरऑल आपका साइंस काफी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमने देखा कि HCl बन रहा है, तो इस तरीके से देखो कि प्लाज्मा आपका क्या कर रहा है साथियों, इस तरीके से आपका कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जा रहा है। ठीक है, अब सुनो, अब यहां पर एक चीज समझो, इसके अलावा प्लाज्मा और क्या करता है, प्रोटीन को कंटेन करता है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, बहुत सारे प्रोटीन्स को। इसके साथ साथ साथियों जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसे भी क्या करता है साथियों, ये आपका प्लाज्मा क्या करता है, आपका एक तरीके से लेकर जाता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये जो प्लाज्मा है ये वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम साथियों हमारे अगले एक तरीके से एक सेल के बारे में, ब्लड सेल के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसका क्या नाम है साथियों, उसका नाम है आपका RBC के बारे में। ठीक है, कमेंट कर दीजिए साथियों की सारी चीजें यहां तक क्लियर है। हाँ, सुनिए, अब शुरू करते हैं साथियों हम अपना क्या साथियों, आपका RBC की हम शुरुआत करते हैं। तो नोट कर लीजिए, टॉपिक लगा लीजिए साथियों, आपका RBC। और मैं बताना चाहूंगा साथियों, ये जो आपका RBC है साथियों, ये किसका हिस्सा है, ये आपके रुधिराणुओं का हिस्सा है। ठीक है, आपके जो ब्लड कॉर्पिसल्स हैं उनका हिस्सा है आपका क्या साथियों, RBC, WBC और प्लेटलेट, 3 चीजें आएंगी। RBC से शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं लाल रक्त कणिकाएं। रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, या साथियों हम रेड ब्लड सेल्स की हम बात करते हैं। ठीक है, जल्दी बता दो साथियों, सबसे पहले तो अगर मैं रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहा हूं साथियों, तो फटाफट सबसे पहले तो ये बताओ इसको और किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आपके MP कांस्टेबल से लेकर हर एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एक अन्य नाम क्या है आपके RBC का, और प्रैक्टिस सेशन में साथियों करा भी चुका हूं, तो उम्मीद करूंगा कि आप इसका सही आंसर दें। ठीक है,
फटाफट कमेंट कर दीजिए। मैं देख रहा हूं साथियों कि भाई क्या है आपका साथियों आरबीसी का अन्य नाम। अब देखते हैं साथियों कि आरबीसी का जो एक अन्य नाम है वो क्या है। तो कई साथियों का आंसर आ चुका है, इरिथ्रोसाइट है साथियों। क्या है? इरिथ्रोसाइट है साथियों। ठीक है, लिख लो, नोट डाउन कर लो, कई बार एग्जाम में आया है इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इरिथ्रोसाइट नाम है। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स कर दीजिए। तो इरिथ्रोसाइट आपका क्या है साथियों आरबीसी का नाम है। अब दूसरी चीज, अन्य नाम तो समझ में आ गया। दूसरी चीज, अब इसका निर्माण कहां पर होता है, इसका फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो मेरे साथियों को सभी को पता है। ठीक है, तो कंफ्यूज कभी मत होना। इसका निर्माण की अगर मैं बात करूं साथियों, निर्माण या इसके फॉर्मेशन की बात करूं, निर्माण कहां पर होगा साथियों, तो फटाफट बता दो। बिल्कुल सही साथियों, एम्ब्रियो स्टेज में। ठीक है, और उसके अलावा एडल्ट स्टेज में, दोनों हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले एडल्ट स्टेज में बता देता हूं, कमेंट्स कर दीजिए आप सभी लोग। एडल्ट स्टेज में, ठीक है, मतलब वयस्कों में, एडल्ट्स में, एडल्ट्स में साथियों आपके बोन मैरो में, आपके अस्थि मज्जा में, ठीक है, आपके बोन मैरो में। समझ आ रही मेरी बात ना? अच्छा, बोन मैरो कहां पर होता है साथियों, तो सुन लो मेरे साथियों। ठीक है, सुन लो मेरे साथियों कि भाई कैसे आपका बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो साथियों, एक्चुअल में आपका बोन मैरो कहां पर पाया जाता है, तो आप अगर अपनी बोन को देखेंगे साथियों, अगर आप अपनी बोन को देखेंगे, हड्डियों को देखेंगे साथियों, तो इस हड्डियों में क्या होता है साथियों, इस हड्डियों में आपको पता है कि भाई आपकी हड्डियों में यहां पर एक तरीके से लिक्विड पाया जाता है आपकी बोन के अंदर। और जनरली साथियों कैसी बोन, जो बोन्स क्या होती हैं साथियों, थोड़ा सा क्या होता है, साइज में बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है, उनके अंदर आपका बोन मैरो पाया जाता है। ठीक है, बोन मैरो पाया जाता है। करेक्ट है मेरी बात? अब इस बोन मैरो में साथियों क्या होता है, अब इस बोन मैरो में जल्दी से कमेंट करके बता दो, एक टिश्यू पाया जाता है, एक ऊतक पाया जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है साथियों। फटाफट बता दो। मान लीजिए आपकी क्या है, आपकी एक हड्डी है, इसमें हेमाटोपोएटिन। ठीक है, आपको बता दूं मैं साथियों क्या होता है, हेमाटोपोएटिन, हेमाटोपोएटिन। ठीक है, हेमाटोपोएटिन ऊतक पाया जाता है साथियों, आपका टिश्यू पाया जाता है। तो हेमाटोपोएटिन आपका टिश्यू क्या करता है साथियों, बोन मैरो के अंदर क्या करता है साथियों, आपका किसका फॉर्मेशन करता है, आपके आरबीसी का फॉर्मेशन करता है साथियों, याद रखना है। ठीक है, हेमाटोपोएटिक टिश्यू के द्वारा। ठीक है, इसी को साथियों मैंने आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में भी कराया था कि हिमेटोपोइसिस क्या है, तो कुछ नहीं है साथियों, आरबीसी का बनना ही तो हिमेटोपोइसिस है, बताया था मैंने। हिमेटोपोइसिस क्या है, तो हिमेटोपोइसिस ही है आपका आरबीसी का बनना। तो लिख लो हिमेटोपोइसिस। ठीक है, तो लिख लो साथियों हिमेटोपोइसिस ही है आपका आरबीसी का बनना। क्यों हिमेटोपोइसिस है, क्योंकि ये आपको बता दूं कि भाई हिमेटोपोएटिक टिश्यू से आपका बनता है। कहां पर बनता है साथियों, तो बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो कहां है, तो आपकी जो बड़ी बड़ी जो बोन्स है हाथ की, ठीक है ना, समझ आ रही मेरी बात ना, फीमर जैसे बोन हो गई आपकी, क्या कहते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से रेडियस अल्ना, ये जो आपकी बोन्स है साथियों, ह्यूमरस हो गई है हाथ की, मेनली ये हाथ की जो आपकी ह्यूमरस है, यहां पर आपका हिमेटोपोएटिक टिश्यू के द्वारा बनता है, इसीलिए हिमेटोपोइसिस। ठीक है, अब दूसरी चीज साथियों एम्ब्रॉय स्टेज में। ठीक है, मतलब कि आप बोल सकते हैं साथियों कि भाई जब एक तरीके से बच्चा आपके माता के गर्भ में होता है, एम्ब्रॉय स्टेज में होता है, तो एम्ब्रॉय स्टेज में साथियों आप तो कहते हैं सर कि एम्ब्रॉय स्टेज में तो भाई आपकी जो हड्डियां हैं वो प्रॉपर इतनी ज्यादा मोटी नहीं रहेंगी, इतनी ज्यादा डेवलप नहीं रहेंगी कि भाई उसके अंदर बोन मैरो मिले।
राइट, बिल्कुल। लेकिन लिवर तो क्या रहता है साथियों, लिवर तो आपका कैसा रहता है उस कंडीशन में, डेवलप रहता है, वेल डेवलप रहता है। तो बता दूं साथियों, बच्चों में, ठीक है, वयस्कों में तो साथियों आपका बता चुका हूं, अब बच्चों में जान लो आप एक तरीके से एम्ब्रॉय स्टेज में साथियों, मतलब आपके भ्रूण अवस्था में, ठीक है, बच्चों में भी नहीं बोल सकते आप, भ्रूण अवस्था में बोल सकते हो, जब एक तरीके से बेबी माता के गर्भ में रहता है, एम्ब्रॉय स्टेज में आपका लिवर में, आप यकृत बोल सकते हो साथियों, कि लिवर में क्या होता है, आपका लिवर में आपका फॉर्मेशन होता है किस चीज का, आपकी रेड ब्लड सेल्स का, करेक्ट है। तो यहां तक साथियों आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो यहां तक साथियों इन चीजों को बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लेना कि फॉर्मेशन क्या होता है, कहां पर होता है, कैसा, ठीक है। अब सुन लो मेरे साथियों, आरबीसी जो होता है, ठीक है, एक चीज बहुत इंफॉर्मेशन वाली, मैं एक डाटा दे रहा हूं आप लोगों को कि ये जो आपका क्या होता है साथियों, आरबीसी होता है, इसमें सबसे पहले तो एक चीज याद रखना है साथियों, ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज याद रखना है आपको कि भाई ये जो आरबीसी है ये डिवाइड नहीं होते हैं साथियों। मतलब देखिए, आपको समझ में आ रहा है, आपका लिवर या तो इन्हें कोई ना कोई बना रहा है। जनरली क्या होता है साथियों, हमारी जो सेल है, जो हमारी सेल है, जैसे आपने सेल प्रिंसिपल भी मेरे साथियों पढ़ा होगा, तो ये पढ़ा होगा कि एक सेल आपकी 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, 2 सेल में डिवाइड हो जाती है और नई सेल बन जाती है। तो फिर आरबीसी मेरे साथियों, क्यों आरबीसी दूसरों पे डिपेंड है, मतलब सिंपल सी बात है, सेल प्रिंसिपल में बोला गया है कि एक सेल खुद डिवाइड होकर क्या होती है साथियों, अपने जैसे दूसरी सेल बनाती है। लेकिन आरबीसी के साथ उल्टी चीज है, आरबीसी साथियों कभी भी डिवाइड नहीं होती है, ये क्या होती है, बनती है, बॉडी में सर्कुलेट होती है, अपना काम करती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर कोई और बनाता है। समझ रहे हैं मेरी बात, मतलब ये खुद ब खुद मल्टीप्लाई नहीं होती, खुद ब खुद डिवाइड नहीं होती, खुद ब खुद विभाजित नहीं होती, क्योंकि मेरे साथियों इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता मेरे साथियों, ठीक है। तो केंद्रक ना पाए जाने के कारण साथियों, न्यूक्लियस ना पाए जाने के कारण आपका जो क्या है साथियों, आपका जो आरबीसी है वो डिवाइड नहीं होता है साथियों। दूसरी चीज मेरे साथियों, अब न्यूक्लियस अगर नहीं पाया जाएगा साथियों, ठीक है, तो भाई क्रोमोसोम नहीं पाए जाएंगे। तो मेनली मेरे साथियों, जब क्रोमोसोम न्यूक्लियस जैसी चीज नहीं पाई जाएगी तो ये डिवाइड नहीं होगा, और डिवाइड नहीं होगा साथियों तो अपने जैसी दूसरी सेल्स नहीं बनाएगा। अब अगर न्यूक्लियस नहीं है तो भाई इससे जुड़ा हुआ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा, और सबसे बड़ी चीज माइटोकॉन्ड्रिया जैसी भी कोई चीज यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, और साथियों गोल्जी बॉडी भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि केंद्रक के साथ साथ और जान लो, आपका न्यूक्लियस के साथ साथ आपका क्या साथियों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रतव्य जालिका, और साथ साथ में राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया, और साथ साथ में गोल्जी बॉडी, ये कुछ नहीं पाया जाता आपके किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। समझ आ रही बात, क्लियर है। अब क्यों नहीं पाया जाता वो समझाता हूं। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ना पाए जाने का रीजन समझो। देखो साथियों, देखो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता तो उसका रीजन समझो साथियों। देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है साथियों, ऑक्सीजन से क्या करता है, आपका C6H12O6 अभी बता चुका हूं, रिएक्ट करता है। मतलब अगर साथियों, अगर देखो, अगर साथियों, अगर आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया अगर इस आरबीसी के अंदर पाया जाता, तो देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। देखो अगर आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलता तो साथियों क्या होता, ये प्रोसेस होती क्रैब्स साइकिल की। मतलब आपका आरबीसी भी ग्लूकोज लेता, ऑक्सीजन लेता और रिएक्ट कर जाता कि नहीं कर जाता, आरबीसी भी कर जाता, आरबीसी की सेल भी कर जाती। ये तो वही हाल हो गया मेरे साथियों कि भाई आपने उसी व्यक्ति को टिफिन देने भेज दिया जिसे खुद भूख लगी है। आरबीसी का काम क्या है, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में भेजना। राइट, मेरी बात समझ में आ रही है मेरी बात ना। तो ऑक्सीजन को अगर देखिए, सबसे पहले आरबीसी है, ऑक्सीजन सबसे पहले आरबीसी के पास आता है और बॉडी में आरबीसी सब जगह क्या करता है, फैलाता है। अगर साथियों आरबीसी के पास खुद ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो मान लीजिए ये आरबीसी है, ऑक्सीजन आई तो सबसे पहले आरबीसी क्या करेगा, खुद के लिए ही ऑक्सीजन खर्च कर लेगा। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं।
अगर आरबीसी के पास खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो क्या होगा, जब आरबीसी से क्या होगा साथियों, जब आरबीसी से क्या होगा साथियों, आपका ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, तो आरबीसी के अंदर अगर रिएक्ट करेगा तो उसके माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाएगी और क्या होगा, मान लीजिए 10 यूनिट आपकी ऑक्सीजन अंदर आई है साथियों, तो 5 यूनिट तो आपके कौन खर्च कर लेगा, आपके आरबीसी के अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया। फिर बाकी ऑर्गन को कैसे प्रोवाइड कराओगे। इसलिए साथियों बहुत शानदार सिस्टम है। सिस्टम कैसा शानदार है कि हमारे बॉडी के आरबीसी में साथियों, हमारे बॉडी के आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। तो मजे की बात यह है कि अगर मान लीजिए आपका आरबीसी ऑक्सीजन को ले भी लेता है तो वो किसी काम की नहीं है, वो ऑक्सीजन उसकी किसी काम की नहीं है, तो मजबूरन बेचारे आपके आरबीसी को ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी को क्या करना रहेगा, बांटना पड़ेगा। मतलब ये वही बात हो गई कि टिफिन ऐसे व्यक्ति को दो जिसका उपवास हो। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं। मतलब अगर आरबीसी जो है, अगर उसको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, मैं उपवास है मेरा, तो मुझे अगर टिफिन दोगे तो मेरे लिए तो वो टिफिन किसी काम का नहीं, तो मैं अगले बंदे को दे दूंगा। अगर मैं खुद भूखा हूं साथियों तो वो टिफिन मैं पहले खुद खाऊंगा, जो बचेगा सामने वाले को दूंगा। तो याद रखना आरबीसी क्या करता है, आपका आरबीसी ऑक्सीजन का यूज ही नहीं करता, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, उसको खुद जरूरत है नहीं, तो फिर ये एनर्जी आपके फर्मेंटेशन के द्वारा बनाता है। लिख लेना। तो क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि भाई जो आरबीसी है उसमें एनर्जी कैसे बनती है साथियों, तो फर्मेंटेशन या किण्वन के द्वारा बनती है। जैसे छोटे छोटे बैक्टीरियास वगैरह में आपकी एनर्जी बनती है। तो आपका जो आरबीसी है वो ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन नहीं करता है। समझ आ रही है मेरी बात ना। वो फर्मेंटेशन करके अपनी क्या बनाता है साथियों, क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। यह चीज याद रखना। क्वेश्चन आया हुआ है, बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। यहां पर समझ में आया। हाँ, एक अपवाद है, एक्सेप्शन क्या है कि ऊंट मेरे साथियों और लामा, तो लामा प्रजाति का एक बंदर आपका अमेरिका में देखने को मिलता है, साउथ अमेरिका में। और जो ऊंट है, कैमिल है, ऊंट और कैमिल, इन दोनों की आपकी आरबीसी में साथियों क्या पाया जाता है, आपका न्यूक्लियस पाया जाता, बाकी किसी में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा कि कैसे आपका फॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा डिस्कशन किया साथियों किस चीज के बारे में, हमने इसमें न्यूक्लियस और बाकी चीजें क्यों नहीं पाई जाती। करेक्ट है। चलिए यहां तक चीजें समझ में आ रही है तो कमेंट कर दीजिए। मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं साथियों, ठीक है। कमेंट्स देख लेता हूं, उसके बाद हम चीजों को आपका आगे बढ़ाते हैं। फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे साथियों। अब देखो यहां पर बन तो गया है, अब साथियों इसका जीवन काल देखना। बन गया है तो कितने दिन तक ये जीवित रहेगा साथियों, फिर दोबारा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखो इसका साथियों लाइफ स्पैन या जीवन काल, आरबीसी की बात चल रही है, ठीक है। लाइफ स्पैन देख लो। तो साथियों मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कैसे, अस्थि मज्जा मतलब आपके हिमेटोपोइटिन टिश्यू से बनने के बाद, मिनिमम आपका 20 दिन साथियों और मैक्सिमम 120 दिन आपका क्या होता है, ये आपका एक तरीके से अलाइव रहता है, ठीक है। मिनिमम 20 और मैक्सिमम आपका 120 डेज तक क्या होता है साथियों, ये जो आपका क्या है, आपका आरबीसी है साथियों, ये क्या रहता है, आपका अलाइव रहता है, जीवित रहता है। और 120 दिन बाद ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा सुनो, एक आपकी थैलेसीमिया नाम की डिजीज सुनी है आप लोगों ने, थैलेसीमिया, ठीक है। तो साथियों थैलेसीमिया में क्या होता है, यहां से समझ लो, थैलेसीमिया तो थैलेसीमिया में क्या होता है साथियों, थैलेसीमिया एक आपकी जेनेटिक डिजीज है जिसमें क्या होता है, आपका ये जो हिमेटोपोइटिक टिश्यू है साथियों, ये जो आपका हिमेटोपोइटिक टिश्यू है जो कि क्या बना रहा है आपका, ये बना रहा है आपका क्या, आरबीसी, ठीक है। हिमेटोपोइसिस के थ्रू ये काम करना बंद कर देता है। जेनेटिकली क्या होता है, बायोजेनेटिक क्या होता है, आपका जो बोन मैरो है उसका जो आपका टिश्यू है वो आरबीसी नहीं बनाता है। तो ऐसे बच्चे जिनमें क्या होता है, आरबीसी क्या होता है आपका, बनता नहीं है, आरबीसी का फॉर्मेशन ब्लड में नहीं हो पाता, बॉडी में नहीं हो पाता है, ठीक है। उन बच्चों को, अच्छा ये बीमारी याद रखना है आपका जेनेटिक है, ये भी याद रख लो, ये क्या है आपका जेनेटिक है। तो उन बच्चों में क्या हो जाता है, थैलेसीमिया हो जाता है। ऐसे बच्चों को साथियों जीवन भर आपका जीवित रहने के लिए दूसरों के ब्लड की जरूरत होती है, क्योंकि मेरे साथियों दूसरे मतलब हर 1.5-2 महीनों में इनके शरीर का आपका ब्लड चेंज किया जाता है। ब्लड में कौन सा वाला पार्ट साथियों, आरबीसी वाला, ठीक है ना। तो आरबीसी इनको एक तरीके से क्या किया जाता है, आपको डोनेट किया जाता है। क्यों डोनेट किया जाता है, क्योंकि साथियों इनकी जो सेल है वो आरबीसी को बना नहीं पाएंगी। तो देखो साथियों, कोई अगर मान
मान लीजिए देगा अपनी, क्या देगा, अपनी आरबीसी देगा, तो उनकी आरबीसी 20 से 120 दिन तक जीवित रहेगी। तो लगभग साथियों 1.5 से 2 महीने में, मतलब 70-80 दिन के अंतराल में उन बच्चों का ब्लड क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, मतलब किसी दूसरे का ब्लड दिया जाता है, ताकि मतलब उसकी बॉडी नहीं बना पा रही तो दूसरे की, किसी व्यक्ति की बॉडी तो बना रही है, उनसे आप क्या कर दो, उसके शरीर में भेज दो, और फिर जब तक उनका लाइफ टाइम है वो आपका क्या करेगा, एक तरीके से सर्वाइव करेगा बॉडी में, फिर डिस्ट्रॉय होगा, फिर नए आप क्या करा दो, एंटर करा दो। तो ये थैलीसीमिया आपकी डिजीज है, ठीक है। लेकिन सामान्य लोगों में 20 से 120 दिन आपको मैंने बता दिया। कमेंट कर दीजिए यहां तक चीजें सभी को क्लियर हैं, ठीक है। तो 20 से 120 दिन। अब यहां पर देखो साथियों, अब यहां पर देखो आप कि भाई 20 से 120 दिन के बाद, चलिए इस लाइफ स्पैन हो गया, ये डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं साथियों, कहां पर जाकर क्या होते हैं साथियों, ये खत्म होते हैं आपके। तो बता दूं मैं आपको, ये डिस्ट्रॉय, या इनका आप बोल सकते हो कि भाई, लिख लो कि भाई इसका एक तरीके से आप उस चीज को एक टर्म हिंदी में हम बोल सकते हैं कि भाई इनका ये नष्ट कहां पर होते हैं, ऐसा लिख लो, डिस्ट्रॉय कहां पर होते हैं। तो ये डिस्ट्रॉय कहां पर होते हैं 20 से 120 दिन बाद साथियों, नोट डाउन कर लेना बहुत बेहतर तरीके से साथियों। सबसे पहला एक चीज है आपकी फर्स्ट नंबर पे आपका स्प्लीन में, मतलब प्लीहा में मेरे साथियों, प्लीहा में, स्प्लीन में, ठीक है। और साथियों सेकंड नंबर पे जो आपका डिस्ट्रॉय होगा आपके लिवर में। उस दिन साथी मेरे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि सर लिवर में, तो मैंने कहा हाँ भाई लिवर में ये डिस्ट्रॉय होता है, कंफ्यूज मत होना कभी। सबसे ज्यादा मतलब 70% से 80% तक आप मान सकते हैं स्प्लीन में, ठीक है, 70 to 80%, और लगभग 20% साथियों कहां पर आपका लिवर में डिस्ट्रॉय होता है आपका आरबीसी। और याद रखना है आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने की जो आपकी प्रक्रिया है मेरे साथियों, जो आपकी प्रक्रिया है, जो आपकी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को नाम दोगे साथियों फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इस प्रोसेस को नाम दोगे साथियों, क्या नाम दोगे साथियों, फैगोसाइटोसिस नाम दोगे आप इस प्रोसेस को। तो याद रखना साथियों फैगोसाइटोसिस क्या है आपका, फैगोसाइटोसिस क्या है आपका, आरबीसी के नष्ट होने की क्या है आपकी प्रक्रिया है या प्रोसेस है आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने की 20 से 120 दिन बाद। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं साथी, आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब जानते हैं साथियों कि इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब तो मैंने ये भी बता दिया कि भाई आपके डिस्ट्रॉय कहां पर हो रहे हैं, सारी चीजें, ठीक है। इस कारण याद रखना साथियों स्प्लीन को, क्योंकि 70 से 80% स्प्लीन में आपके क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो स्प्लीन को मेरे साथियों क्या कहा जाता है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है साथियों, ठीक है, कब्रगाह किसकी साथियों, आपके आरबीसी की, ठीक है, आरबीसी की कब्रगाह या ग्रेवयार्ड कहा जाता है। वहां जाकर वो क्या हो जाते हैं, आपके खत्म हो जाते हैं। और सुन लो, जब साथियों लिवर में, स्प्लीन की बात नहीं कर रहा हूं, जब लिवर में ये डिस्ट्रॉय होंगे साथियों, तो लिवर में इनके डिस्ट्रॉय होने से दो मटेरियल बनेंगे आपका, एक होगा बिलुरोबिन साथियों, ठीक है, बिलुरोबिन आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा साथियों आपका बिलुवर्डिन हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा आपका, बिलुवर्डिन हो जाएगा साथियों। बिलुवर्डिन हो जाएगा। तो दो टाइप के पिगमेंट क्या होंगे आपके बनेंगे लिवर में जब ये फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होगी और आपका आरबीसी क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। दो प्रोसेस बता दिया मैंने, ठीक है। अब समझो मेरे साथियों कि भाई अब हम क्या समझने वाले हैं कि इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, नंबर कितने होने चाहिए हमारे ब्लड में। तो देखो साथियों, इनकी संख्या की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ आरबीसीज की बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ आरबीसीज की बात करें मेरे साथियों, तो सुनो, कभी ऐसा होता है क्या कि पूरे ब्लड को निकालकर पूरे एक बार में गिन लिए जाए, नहीं, ठीक। तो इसके लिए मेरे साथियों एक रेफरेंस रेट लिया जाता है। देखो कैसे रेफरेंस रेट, समझो। सपोज ये एक पानी की बोतल है साथियों, इस पानी की बोतल में मैंने आपका क्या घोल दिया है, शक्कर घोल दिया। ऐसा घोला है कि प्रॉपरली, मतलब एक तरीके से होमोजीनियस सॉल्यूशन, मतलब समांगी मैंने मिश्रण तैयार किया है। अब
ये होमोजीनियस है, सारी चीजें इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है हर जगह इक्वली। पूरी शक्कर घुल गई मतलब अब देखो, अब इस बॉटल से साथियों मैं एक ढक्कन पानी पीऊं और मिठास चेक करूं तो मुझे पूरी बॉटल की मिठास पता चल जाएगी? डेफिनेटली पता चल जाएगी कि नहीं पता चलेगी? बताइए, पता चल जाएगी, क्योंकि मैंने क्या किया, इस बॉटल के पानी में प्योरली शानदार तरीके से एक भी मॉलिक्यूल ऐसा बचा नहीं कि अलग हो। इस बॉटल में मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लिया, समांगी तरीके से शक्कर घोल ली। तो पहली सिप पीऊंगा तो भी उतना मीठा लगेगा, लास्ट सिप पीऊंगा तो भी उतना मीठा लगेगा। इस तरीके से मैंने उसमें सॉल्युबल कर लिए चीजें। सेम ब्लड है, ब्लड में भी क्या है साथियों, ब्लड में भी क्या है। अच्छा ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि मान लीजिए आपकी बॉडी के प्लेटलेट कम हो गए तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा हाथ के प्लेटलेट, हाथ में जो आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा है यहां तो प्लेटलेट सही है, दूसरे हाथ में कम हो गए हैं, ऐसा सुना है कभी? या फिर डॉक्टर ने बोला कि काम करो, पैर में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ना वहां बस प्लेटलेट कम है, पैर में बस आप ब्लड चढ़वा लो, बाकी ऊपर ठीक ठाक है। नहीं, कमी होगी तो पूरी बॉडी में होगी, एक्सेस होगा तो पूरी बॉडी में होगा। क्यों? क्योंकि साथियों इसका आंसर तो आपको सबसे पहले ही बता दिया गया है कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो आपका रक्त है वो एक तरल संयोजी ऊतक है, और तरल संयोजी ऊतक, संयोजी मतलब जुड़ा हुआ, तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में, मतलब कनेक्ट है, हर चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है साथियों। तो अगर वो चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है तो अगर कमी होगी तो पूरी बॉडी में होगी, ज्यादा होगा तो पूरी बॉडी में होगा। तो अगर मैं एक छोटा सा रेफरेंस, जैसे मान लीजिए आपके प्लेटलेट चेक किए जाते हैं तो एक रेफरेंस लेट छोटा सा एक लिया जाता है, उसमें पता लगाते हैं इतना है, ठीक है, तो पूरी बॉडी का काउंट कर लेते हैं कि अगर इस ब्लड में इतना है तो पूरी बॉडी में भी क्या होगा। अगर उस छोटे से मान लीजिए 5 mm में कम निकला मतलब पूरी बॉडी में कम है, क्योंकि वो 5 mm भी तो पूरी बॉडी से ही आया है ना। और मान लीजिए उस 5 mm में ज्यादा है मतलब बॉडी में ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी बॉडी में ज्यादा होगा तब तो उस क्वांटिटी में भी ज्यादा निकला। मतलब ये रेफरेंस रेट साथियों mm में निकालते हैं कि इतने mm में इतना तो पूरी बॉडी में कितना, ठीक है। तो सुन लो साथियों, जो संख्या होती है, जो इसके नंबर ऑफ आरबीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, सुन लो, आप बोल सकते हैं 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, 5.5 मिलियन आपका मिलियन मिलीमीटर क्यूब, या आप 50 से 55 लाख 50 से 55 लाख mm क्यूब, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई मिलियंस को कन्वर्ट करोगे 5.5 मिलियंस को तो वो लाख में आएगा, क्योंकि साथियों आपको पता है 1 मिलियन बराबर साथियों 10 लाख, ठीक है। यूट्यूब की दुनिया है, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो जल्दी से साथियों हमारे चैनल के भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर आप कर दीजिए इस MP चैनल के, ठीक है। सुनो, तो यहां पर आप सभी को पता है कि 50 से 55 लाख mm आपका क्यूब या आंसर आ जाए, या दूसरी चीज आप बोल सकते हैं 5.5 मिलियन mm क्यूब आ जाए। तो इतने में मतलब आपके 1 mm क्यूब में 5.5 मिलियन होने चाहिए, 1 mm क्यूब में, उससे पूरी बॉडी का निकाल लो। 1 mm क्यूब में अगर नंबर ऑफ आपके आरबीसीज कम आए मतलब होल बॉडी में क्या होंगे, नंबर ऑफ आरबीसीज साथियों कम होंगे आपके, करेक्ट है। तो इस तरीके से आपकी प्रोसेस, ये इसके क्या है साथियों, इसकी संख्या, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है यहां पर, ठीक है। अब समझो साथियों इसका फंक्शन, समझो इसका मैकेनिज्म की काम क्या करता है आरबीसी। सुनो मेरी बात, अभी हमने साथियों यहां पर देखा, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे थे, CO2 की बात कर रहे थे, तो CO2 क्या कर रहा था आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लाज्मा क्या कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जा रहा था इस तरीके से, हाथ से, दूसरे हाथ से आपका ब्रेन से कार्बन डाइऑक्साइड को कहां लेकर जा रहा था, आपके हार्ट में, ठीक है, वहां से लंग में। ये उल्टा करेगा, कैसे उल्टा करेगा, आरबीसी हार्ट से ऑक्सीजन को लेकर बॉडी की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हार्ट से ऑक्सीजन को नीचे, ऊपर, साइड में, इस साइड में लेकर जाएगा। कैसे लेकर जाएगा वो समझो, देखो वो कैसे लेकर जाएगा साथियों। तो यहां पर समझो इसका कार्य अगर मैं बताऊं आपको कि भाई आरबीसी का कार्य, ठीक है, किस नंबर का हमारा पॉइंट है साथियों, चलिए नंबर लेस हो चुका है, तो यहां पर लिख लो आपके लाल रक्त कणिकाओं के कार्य, हाँ कार्य देख लो। ठीक है, फंक्शन देखो, सबसे पहला फंक्शन और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है,
इसका फंक्शन सबसे पहले है साथियों आपका ऑक्सीजन का साथियों क्या आपका परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। ऑक्सीजन को क्या करता है, लेकर जाता है। कैसे लेकर जाता है, रिएक्ट करेगा भाई। जैसे आपने देखा कि भाई किसने रिएक्ट किया, किसने रिएक्ट किया, आपके कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्ट किया आपके वाटर के साथ। वैसे ही सुनो, आपका ऑक्सीजन क्या करेगा, जैसे ही बॉडी में आएगा तो सुनो आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्या पाया जा रहा है साथियों, हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन आपके किससे रिएक्ट करेगा, आपके इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा HbO2 बनाएगा साथियों। मतलब ये आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन था साथियों, ठीक है। आपका क्या था, लिख लो यहां पर, आपका हीमोग्लोबिन था और ये आपका O2 था, दोनों ने रिएक्ट किया, आपका HbO2 बना, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना साथियों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना साथियों, ठीक है। अब यहां पर देखो, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके HbO2 बनाया और ये HbO2 अब कहां जाएगा, हमारी बॉडी की तरफ जाएगा, ठीक है। कहां जाएगा, बॉडी की तरफ जाएगा। तो बॉडी में ऑक्सीजन किस फॉर्म में जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आप कहेंगे कि सर अगर ऑक्सीजन ने इस हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर लिया है, जुड़ गए दोनों, तो अब अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन जा रहा है तो हीमोग्लोबिन क्यों नहीं जा रहा, फिर क्यों नहीं जा रहा। सुनो, जब ये आपका ब्लड सेल पे जाएगा तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ऑक्सीजन कहां जंप कर जाएगा साथियों, आपके कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और हीमोग्लोबिन वापस ब्लड में आ जाएगा। मतलब ये आपके याद रखना है, स्टेबल कंपाउंड नहीं है, अनस्टेबल है ये। कैसे है साथियों, अनस्टेबल है ये, अनस्टेबल कंपाउंड है, अस्थाई है साथियों, ये अस्थाई यौगिक है, याद रखिएगा, अस्थाई यौगिक है, ठीक है। मतलब जैसे ही क्या होगा, जैसे ही HbO2 सेल के पास पहुंचेगा, Hb और O2 दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। Hb कहां चला जाएगा, वापस रक्त में, और O2 कहां जाएगा, आपकी सेल के अंदर, और सेल में कहा, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। समझ आ रही मेरी बात। मतलब ये कैसा है, आपका अनस्टेबल है, अस्थाई है। जैसे ही कोशिका की बारी आएगी तो हीमोग्लोबिन एक्चुअल में करता क्या है, ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर आता है ना, तो ऑक्सीजन क्या करता है, बात करता है, प्लाज्मा को बोलता है भाई ले चलो, नहीं। WBC से कहा भाई ले चलो, नहीं। प्लेटलेट से कहा भाई ले चलो, नहीं। आरबीसी ने बोला चलो हम छोड़ देते हैं, चलो हम छोड़ देते हैं। ये रहा हीमोग्लोबिन, उसके पीछे वाली सीट में कौन बैठ गया साथियों, ऑक्सीजन। दोनों चल दिए, और चलने के बाद ऑक्सीजन ने बोला इस सेल पे जाना है, चलो भाई उतर जाओ, और हीमोग्लोबिन वापस ब्लड में निकल गया। वो ऐसा नहीं कि अब हम उतरने ही नहीं देंगे तुमको। एक अभी जिद्दी आएगा, मतलब एक विलन आएगा साथियों, जो बैठेगा, चाहे गाड़ी लेके आएगा, ऑक्सीजन को बैठाएगा और फिर उतारेगा ही नहीं बॉडी में। समझ आ रही मेरी बात। क्या करेगा विलन, आपका एक तरीके से ऑक्सीजन, एक तरीके से, सॉरी एक चीज और, एक विलन आएगा जो हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बैठेगा तो ऑक्सीजन उसको छोड़ के सेल में चला जाएगा। लेकिन एक विलन है कार्बन मोनोऑक्साइड, हीमोग्लोबिन है साथियों, ठीक है, हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन से जब CO रिएक्ट करेगा ना साथियों, यहां तो O2 रिएक्ट किया है तो HbCO बनाएगा। ये HbCO आपका बन गया, मतलब ये फिर आप इस हीमोग्लोबिन को छोड़ेगा नहीं, आपका स्टेबल हो जाएगा ये, ठीक है। उस बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हमने देखा कि ये जो आपका क्या है, ऑक्सीजन, ये चला जाएगा सेल में, आपका हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा। क्यों ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन से रिएक्ट किया है, इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है, देखो आप सभी को पता है कि साथियों हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है, आयरन, वो भी किस फॉर्म में, +2 के फॉर्म में। उस आयरन का नाम क्या है, फेरस। क्या है साथियों, सॉरी ये तो कंडीशन फेरस है, हिमैटिन नाम है साथियों। क्या नाम है आयरन का, हिमैटिन, ठीक है, हिमैटिन नाम है इस आयरन का, ठीक है। किस फॉर्म में है, फेरस फॉर्म में है, फेरस अवस्था में है। फेरस अवस्था मतलब जब भी आपके आयरन के ऊपर, ठीक है, +2 की फॉर्म आएगी तो फेरस कहेंगे, ठीक है। अब सुनो, फेरस अवस्था मतलब +2, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन को। अगर आप देखोगे मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन है वो +2 के फॉर्म में है, मतलब आपका हीमोग्लोबिन आपका +2 चार्ज वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है हीमोग्लोबिन किसी को, और उसके साथ रिएक्ट करेगा हीमोग्लोबिन जो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हो।
ऑक्सीजन को देख लो भाई, ऑक्सीजन क्या 2 ले रहा है, रिएक्ट कर रहा मतलब 2 ले रहा होगा, निकाल लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। लग गई केमिस्ट्री आपकी यहां, इसीलिए कह रहा हूं केमिस्ट्री बायो इंटरलिंक करो तब समझ में आएंगी चीजें। अब क्या होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू केएलएमएन थ्योरी 2 और 6 में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, ठीक है। 6 का मतलब है 8 तक पहुंचने में कितने की जरूरत है, माइनस, जरूरत है मतलब माइनस कितने की, 2 की, बिल्कुल ठीक है। आयरन के पास +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, मतलब सिंपल सी बात है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख सकता हूं Fe+2 प्लस O2 जिसकी आपकी वैलेंसी कितनी है साथियों, -2, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, आपका HbO2 बना लेंगे। इस तरीके से HbO2 बनता है मेरे साथियों। को कॉन्सेप्ट समझ में आया है आपका HbO2 बनने का, क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करता है, आरबीसी करता है। एक चीज और सुन लो, अब आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है यह दो चीजों से मिलकर बना होता है, हीमो प्लस ग्लोबिन। तो यहां पर जो हीम है साथियों ये पिगमेंट है, ये एक रंजक है। कैसा रंजक है, लाल रंग का रंजक है। ये रेड कलर का एक पिगमेंट है जो कि क्या देता है, रक्त को क्या देता है साथियों, रक्त को लाल रंग देता है, लाल रंग देता है। ब्लड को क्या करता है साथियों, ये रेड कलर देता है आपका हीमो, या हीम बोल सकते हैं बस, हीम, ठीक है। और ग्लोबिन साथियों क्या है, एक टाइप का आपका प्रोटीन है, ठीक है, एक टाइप का प्रोटीन है। तो याद रखना है कि भाई आपके जो आरबीसी है वहां पर कलरिंग पिगमेंट आपका हीम है, और साथियों ग्लोबिन क्या है मेरे साथियों, तो ग्लोबिन है आपका एक क्या साथियों, आपका प्रोटीन है। तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन आपका किस तरीके से यहां पर हो रहा है, करेक्ट है। और कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऑक्सीजन का मेन फंक्शन क्या है, क्या फैगोसाइटोसिस है, ठीक है, क्या आपका फैगोसाइटोसिस है, क्या आपका साथियों हिमैटोपोइसिस है, क्या हिमैटोपोइटिक आपके टिश्यू है, क्यों न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, क्या ग्रेवयार्ड है, कितने दिन लाइफ स्पैन है या जीवन काल है उसका, ठीक है। और मृत्यु कहां पर होती है तो किस नाम से जानी जाती है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट है। सारी इंफॉर्मेशन आरबीसी के बारे में हमने क्या कर ली, कलेक्ट कर ली। और इसका फंक्शन है O2 का ट्रांसपोर्टेशन, वो भी जाना कि कैसे, ठीक है। अब एक चीज बताना चाहूंगा साथियों, एक चीज और यहां पर देख लो कि भाई कभी कभी क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो एक हानिकारक जो आपके प्रदूषक, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट गैस कार्बन मोनोऑक्साइड को मानते हैं। क्यों मानते हैं, सुनो, क्योंकि ये जो आपका हीमोग्लोबिन है इसकी वैलेंसी +2 है, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की भी वैलेंसी देखोगे तो कार्बन की 4 होती है साथियों, कार्बन की 4, ठीक है, 4 हाथ निकले होते हैं कार्बन के। समझो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की वैलेंसी होती है -2। कैसे -2, सुनो, कार्बन की कितनी 4 और ऑक्सीजन की कितनी 2, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब कैसे रिएक्ट करेगा, ये कार्बन 1 2 3 4, ये ऑक्सीजन अपने इस तरीके से दोनों हाथ को इस तरफ करेगा, ये कार्बन एक हाथ यहां से गोल करेगा और यहां शिफ्ट करेगा, और ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे तो बना CO। अब क्वेश्चन मार्क एक यहां, क्वेश्चन मार्क एक यहां, मतलब सिंपल सी बात है मेरे साथियों, -1 यहां, -1 यहां, मतलब -2 वैलेंसी। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर है? किसकी -2, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो अब देखो साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है साथियों, ये भी योग्य है, इसकी भी क्या है, कैपेबिलिटी है किसके साथ रिएक्ट करने की, हीमोग्लोबिन। अगर ये हमारे चारों तरफ एनवायरमेंट में ज्यादा हो गया, बॉडी के अंदर एंटर करेगा, किसकी सीट में बैठ जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ कौन बैठता था, ऑक्सीजन। अब कौन बैठेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज्यादा हो गया तो अब अगर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बैठेगा साथियों, जिसकी वैलेंसी -2 है, तो बनने वाली चीज होगी HbCO, जिसे कहेंगे साथियों कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे मेरे साथियों, ठीक है। क्या कहेंगे आप, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे, ठीक है।
तो ये जो बनने वाला कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ये साथियों ये आपकी मौत का कारण बनेगा, क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है। कैसा है साथियों? स्टेबल कंपाउंड, मतलब ये स्थायी बनेगा। मतलब अब देखो साथियों, ये स्थायी यौगिक बनेगा, मतलब ये अब कार्बन मोनोऑक्साइड ने अगर एक बार हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर लिया और HbCO बना लिया, तो दोबारा वो अब CO आपके Hb को छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे ज्यादा जहरीली या हानिकारक गैस कहा जाता है। सबसे ज्यादा क्या होती है आपकी, ये पॉल्यूशन का कारण होती है और लोगों की मौत का भी कारण होती है। ठीक है, तो साथियों अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए और कमेंट में मेंशन करिए साथियों कि ये सेशन कैसा लगा। अगर कोई डाउट हो तो वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपके आंसर विद इन 1 आवर मैं आपको देता हूं, आप सभी को ये बात पता है। तो अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करो और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना मत भूलो। यकीन मानिए साथियों, आरबीसी और आपके प्लाज्मा से इससे ज्यादा प्रश्न आपकी इस क्लास से बाहर आपके किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ये मेरी क्या है, एक तरीके से मेरा वादा है आपसे साथियों। ठीक है, तो अभी भी कह रहा हूं, शेयर करो, लाइक करो और शानदार तरीके से पढ़ते रहो साथियों। यकीन मानो कि जब वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपका ही सिलेक्शन होगा। क्लियर है? धन्यवाद।